चलो जी। इन दिन लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे और हम लोगों ने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को खत्म किया था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज मैंने कहा था कि हम कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस के कुछ केसेस करेंगे। ठीक है, थोड़े से आज एंड थोड़ी सी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल वाली क्लास के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, रिपीट हो ही जाते हैं। तो एक बहुत आसान सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लीनिंग लेडर वाला। अच्छा, व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट, इसके अंदर इक्विलिब्रियम फोर्सेस का भी जिक्र है और इसके अंदर कहीं ना कहीं टर्निंग इफेक्ट का भी जिक्र है। ठीक है, व्हाट इज इट अबाउट, तो पहले तो उसको समझ लें कि इट्स अबाउट अ सिचुएशन जहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई लेडर, कोई भी स्टिक कह लें, कोई बीम कह लें, कोई रॉड कह लें, इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल सपोर्टेड बाय अ फ्लोर। ठीक है, तो ये समझ लें कि दिस इज अ वॉल, अ वर्टिकल वॉल, और दिस इज अ फ्लोर, और इसके ऊपर ये जो है वो लेडर रखा हुआ है। अब यहाँ पर वो एक सवाल हमसे पूछता है, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हमसे वो लेता है कि जनाब इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, कहाँ लग रही है, व्हाट आर द रिजल्टेंट फोर्सेस एट ईच एज ऑफ इट, ऑफ दिस लेडर। तो सबसे पहले अगर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट देखो कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो जो सबसे पहली फोर्स, अनकंडीशनल फोर्स जो हमारे जहन में आती है, दैट इट इज द वेट। इफ कंसिडरिंग कि जनाब ये एक यूनिफॉर्म लैडर है, एक यूनिफॉर्म बीम है, व्हाटसोएवर इट इज, यूनिफॉर्म रॉड है, तो हम ये अज्यूम कर दें कि इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से एक वेट एक्ट कर रहा होगा कुछ इस जगह पे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसका इसका वेट हो गया आपके पास एम जी, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उसके अलावा अब हम जो है ना वो एक्सपेक्ट करेंगे जनाब फोर्सेस जो हैं वो इस एंड पे लग रही होंगी, जिसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और फोर्स जो है वो एक इस एंड पे लग रही होगी, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू फोर्सेस, दो मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स, मैं एक फोर्स और अज्यूम कर रहा हूँ। मैंने कहा जनाब इन दो फोर्स, इस वेट के अलावा इसको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा, जिसकी डायरेक्शन एक फ्लोर से मिल रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, मैंने इसको ऐसा बना दिया। और मैंने कहा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको यहां से मिल रहा होगा, जिसे मैंने वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस तरह बना दिया। ठीक है, अब लेट्स से मैं इनको नाम दे देता हूँ। मैंने कहा दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर, मैंने इसको आर एफ लिख दिया। मैंने कहा दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल, मैंने इसको आर डब्ल्यू लिख दिया। यस, वी डिड कवर टॉर्क ऑफ अ कपल, हमने वही कवर अप किया था, और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह इन जनरल देखे थे हम लोगों ने। चल, तो मैंने कहा ये दो फोर्सेस हैं, लेकिन इसके अलावा दो फोर्सेस और लग रही हैं। अब अज्यूम करें कि मेरे पास अगर कोई चीज ऐसे लीन कर रही है, तो अब पोटेंशियली क्या हो सकता है, पोटेंशियली ये हो सकता है कि दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट ये जो बिल्कुल फ्लोर पे रखा हुआ है, दिस पॉइंट मे एक्ट एज अ पिवट। ये आपके पास एक टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करने वाली फोर्स हो सकती है, एंड इसके टॉर्क की वजह से हमारे पास ये लेडर नीचे गिर जाए। होगा क्या, इस पॉइंट पे जो टॉर्क होगा विल मूव दिस पॉइंट, विल रोटेट दिस पॉइंट अबाउट दिस पिवट, और ये हो सकता है कि यहां से रोटेट कर जाए, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रही। अगर ये रोटेट नहीं कर रही है तो इन तीन फोर्सेस के अलावा भी कुछ फोर्सेस लग रही होंगी, जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लगते हुए। अब वो फोर्सेस कौन सी हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ रफ फ्लोर, दिस इज अ रफ वॉल, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जनाब यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, जो कि इसको स्टॉप कर रही होगी स्लिप होने से। मैंने उसकी डायरेक्शन ये क्यों रखी? देखें, व्हाट इज द पोटेंशियल मोशन, अगर ये इस तरफ टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता भी है, सो द पोटेंशियल मोशन ऑफ दिस एज वो इस तरफ मूव होने का है, तो उसको एक फोर्स मिल रही होगी यहां पर। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड दिस स्पेसिफिक फ्रिक्शनल फोर्स इज रेफर्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जरा इस पे बात करते हैं कि व्हाट स्टैटिक फ्रिक्शन इज। पहले हम मार्क कर लेते हैं कि हमें यहां पर एक फोर्स लग रही है। मैंने कहा ये एक फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, जो कि इस रॉड को या इस लेडर को
रोटेट नहीं होने, स्लिप नहीं होने दे रही, ये कहलाएगी आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं कहूं कि स्लिप होने के चांसेस तो यहां से भी हैं। लेट से कि अगर ये टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करके स्लिप डाउन होता है, तो ये वाला जो एज है ये भी नीचे जाएगा। तो इस एज का, ये जो अपर एज है, इसका पोटेंशियल मोशन कहाँ है? वो डेफिनेटली डाउनवर्ड है। तो यकीनी सी बात ये है कि एक फ्रिक्शन फोर्स इसको, एक स्टैटिक फ्रिक्शन इसको वॉल से भी मिल रहा होगा। तो मैंने कहा आई एम एक्सपेक्टिंग अ फोर्स इधर भी, जिसे मैंने कहा ये एक फ्रिक्शन फोर्स है, अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने कहा दिस वाज स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम दी फ्लोर, तो मैं यहाँ पे एफ एफ लिख देता हूँ। दिस वाज स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम दी वॉल, मैंने एफ डब्ल्यू लिख दिया। अब ना व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? देखिए, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली a resistive force that is present between two surfaces when they slide over each other। एंड उसमें हम पढ़ते थे जनाब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ दैट वाज डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द इन बिटवीन द, क्या कहते हैं, व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मूविंग सर्फेसेस। लेकिन अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी एक प्लेन के, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है लेकिन स्टिल नहीं गिर रहा, तो यकीनी सी बात है कि वहां पे कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स मौजूद थी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो फ्रिक्शन मिल रही होती है, जो कि उसको जो है वो उसका जो मूवमेंट होता है, जो प्रोबेबल जो उसका मोशन होता है, उससे उसको जो है वो रेजिस्ट कर रही है, वो आपके पास कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इट्स नॉट, स्टिल नॉट जो है ना वो मूविंग डाउन, तो मतलब वहां पे फ्रिक्शन लग रही है। तो अपार्ट फ्रॉम द वेट, apart from the normal reaction forces from the floor and the surface, I am expecting frictional forces from the floor and from the wall। अब जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं, ये तो हो गई थी जनाब इंडिविजुअल फोर्सेस, और ये दोनों इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर लग रही थी। तो यकीनी सी बात ये है कि अल्टीमेटली आपके ऊपर जो, आपके पास जो फोर्स लग रही होगी, वो एक रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और वो फोर्स आपके पास लग रही है इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं टॉप एज ऑफ द लेडर की बात करूंगा, तो वो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास इधर लग रही है। ठीक है, मैंने इसे बोला दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, टॉप पे। और इसी तरह मैं एक रिजल्टेंट फोर्स यहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो थोड़ी सी डायग्राम घिच पिच हो गई, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह एक्ट कर रही होगी यहाँ पे। अच्छा, मैं एक काम ही करता हूँ अपनी डायग्राम को बेटर करने के लिए, मैं इस वाला फोर्स की जो मैंने फोर्स बनाई थी, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी रिजल्टेंट फोर्स को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर सकता हूँ। एक्चुअली वो प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो जनाब ये हो गई मेरे पास अगेन द रिजल्टेंट फोर्स। सो द थ्री फोर्सेस, द थ्री रिजल्टेंट फोर्सेस, मतलब एट डिफरेंट पॉइंट्स, डेफिनेटली। तो मैंने कहा था ये तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था फ्रॉम द फ्लोर, ये अगेन आपके पास क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स हो गया। रिजल्टेंट किस चीज का है? ये रिजल्टेंट ओवरऑल रिजल्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके पास रिजल्टेंट रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का था। सो द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस लीनिंग लेडर इज वन वेट, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे और एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो फोर्सेस हैं, ये अगर किसी भी एक पॉइंट को पिवट कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक पिवट मेरे पास बन रहा था, तो इस पिवट के अक्रॉस अगर ये एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, तो इक्वल टर्निंग इफेक्ट ये वाली फोर्स क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह मतलब दिस फोर्स एंड इसका एक फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट, दोनों मिलकर के ये एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा था? अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम में था। तो तमाम फोर्सेस बैलेंस, तमाम टर्निंग इफेक्ट बैलेंस। अच्छा, रिजल्टेंट का कंपोनेंट, सॉरी मैं इसका कंपोनेंट बोल गया था, सॉरी। अब इसमें इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज हमें याद रहे। तो हम लिखेंगे द डायग्राम
shows a leaning ladder resting against a wall। ठीक है। अच्छा, दूसरा की पॉइंट क्या था? वेट एक्स फ्रॉम सेंटर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था जो हम लोगों ने देखा था, एट द एंड्स ऑफ द ladder, at the ends the ladder experiences एक resist normal reaction force, normal reaction force that is perpendicular to surfaces। अच्छा, क्योंकि दो सरफेसेस हैं, मतलब दो सरफेस है हमारे पास। एक हमारे पास मौजूद है क्या कहते हैं, वॉल, और एक हमारे पास मौजूद है फ्लोर। तो दोनों सरफेस की तरफ से जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था, अब इसको क्योंकि ये मतलब स्टेशनरी है, तो अब इसको स्लिप होने से जो रोक रहा है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि दोनों सरफेस की तरफ से लग रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स पॉसिबल मोशन। ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिखूंगा, सिंस the ladder is in equilibrium, it experience static friction from the surface दोनों सरफेसेस की बात हो रही है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स पॉसिबल मोशन। ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो स्लिप हो सकता है उस डायरेक्शन में ऑपोजिट, अगर ये फ्रिक्शन किसी तौर हटा दे तो हो सकता है कि, या हो सकता है कि लेट्स से कि देखें, बात ये कि इसका वेट बहुत ज्यादा था, तो यहाँ जो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा था, तो ये फोर्सेस जो थी वो, अब फ्रिक्शन मौजूद था लेकिन इतना इनफ नहीं था कि वो उसको संभाल पाए, तो डेफिनेटली ये गिर जाएगी यहाँ पे। अब इसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं? पहला चीज में ये लेकर आया कि देखो, मैंने कहा कि हमारे पास जो वॉल थी वो आइस टू वॉल कर ली। आइस टू वॉल अगर मैं कह रहा हूं तो आइस टू वॉल होने से मेरे जहन में, मतलब या हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये बात आनी चाहिए कि फ्रिक्शनलेस सिचुएशन आ गई है हमारे पास, लेकिन सिर्फ वॉल आइज्ड है, फ्लोर अभी भी आपके पास रफ है। तो यहां पर अगर मैं फोर्सेस बनाऊं, तो लेडर एज इट इज हमारे पास रखा हुआ था। अब जब मैं फोर्सेस बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने वेट बनाया। वेट सेंटर पे ही एक्ट कर रहा था एंड डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है डेफिनेटली। तो सेंटर से डाउनवर्ड ये वेट एक्ट कर रहा था हमारे पास। ठीक है।
मैंने कहा जनाब ये वेट हो गया था। अच्छा, अगर मैं टॉप पे बात करूंगा तो यहां पे सिर्फ अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अब मौजूद नहीं है वॉल की तरफ से। ठीक है। रही बात फ्लोर की, फ्लोर पे सिचुएशन वैसे ही है। कैसी? कि फ्लोर पे आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो था ही, यहां पे आपको फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन भी मिल रहा है। इन दिस डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स था इसका, इट्स स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, जो कि कुछ ये था। ठीक है, अगेन थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि अभी हमें समझ में तो आ ही गया है कॉन्सेप्ट। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज। अगर कोई भी एक फोर्स चली जाती है तो आपके पास, अच्छा अगर मैं कहूँ ये बैलेंस है तो इसका मतलब ये कि फोर्सेस बैलेंस है। और टॉर्क किस तरह बैलेंस करूं? देखो, टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट को, कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज द पिवट। तो अगर ये पॉइंट मैंने पिवट कंसीडर कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीन, ये जो जितनी भी इसका यहाँ इस पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ये तो टर्निंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अगर मैंने कहा दी रॉड, दी लेडर इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये है कि जो वेट की तरफ से टॉर्क होगा और जो नॉर्मल रिएक्शन की तरफ से टॉर्क होगा, वो आपस में क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। तो इसका पॉइंट भी जल्दी से मैं लिख देता हूं। मैंने कहा सिंस wall is iced, no static friction is offered by the wall। ठीक है, बाकी सिचुएशन वैसे ही है। अगर मैं इस पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाऊं तो मैं इसको इस तरह बोलूंगा, सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम, सिंस ladder is an equilibrium, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट को पिवट कंसीडर करते हुए, ठीक है, जो बॉटम एक्सिस को मैंने पिवट कंसीडर किया। अब मैं यहाँ पे टॉर्क ले रहा हूं, तो मैंने कहा एक फोर्स लग रही है आपके पास, ये लेट्स से कि डब्ल्यू एक्ट कर रहा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। वेट का पिवट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था दैट वाज एक्स। आर एक्ट कर रहा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वाई। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, सो दैट वुड बी आर इंटू वाई बराबर होगा डब्ल्यू इंटू एक्स। So this is how the torque would be balanced in this situation. अब एक चीज और इसी के अंदर ऐड करता है एग्जामिनर। उसने कहा टॉर्क तो बैलेंस थे, फोर्सेस बैलेंस करके दिखाओ यहाँ पे। ठीक है ना? अब इक्विलिब्रियम के केसेस में हम लोगों ने वेक्टर के टर्म्स में दो तीन चीजें पढ़ी थी। याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर मैं वेक्टर ट्रायंगल बना रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा कि वो ट्रायंगल एक क्लोज लूप ट्रायंगल बनेगा। मतलब आपके पास एक साइक्लिक लूप बन रहा होगा, देयर वुड बी नो स्पेस फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैंने कहा था कि मैं रिजॉल्व करके इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट एट एक्स एंड रिजल्टेंट एट वाई, दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो जीरो के इक्वल आनी चाहिए। मतलब वर्टिकल वाई बैलेंस होंगे, वर्टिकल एक्स आपके पास बैलेंस होंगे, रिजल्टेंट जीरो होगा। One more way of finding out whether the forces acting on any object are balanced, मतलब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, वो ये है कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर एट इक्विलिब्रियम।
एंड इफ नॉट तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। लाइक लेट्स से अभी जो हम लोगों ने जो जो ये बिल्कुल पहली वाली सिचुएशन देखी थी, इसकी सिर्फ रिजल्टेंट, इसकी सिर्फ रॉ फोर्सेस में देख रहा हूँ, मतलब एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस लेडर पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो मैं कहूंगा जनाब एक वेट एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड। ठीक है। टॉप से नौ रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट मिल रहा था आपको इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। और बॉटम से रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स का आपको रिजल्टेंट मिल रहा था इन दिस डायरेक्शन। तो जनाब ये क्या हो गया आपके पास, वेट। ये हो गया आपके पास लेट से R1 फ्रॉम द फ्लोर, R2 फ्रॉम द वॉल। अब इनके लाइन ऑफ एक्शंस का एग्जिस्ट करते हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा, लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, लाइन ऑफ एक्शंस के ऊपर ये बात हो गई थी। लाइन ऑफ एक्शन क्या था, मैं एक दफा रिकॉल करवा देता हूँ। लाइन ऑफ एक्शन इज दैट इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस जिस लाइन पर फोर्स एक्ट कर रही है, लाइक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, सो दिस एंटायर लाइन विल बी रेफर्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। बात ये थी कि अगर तमाम फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, तो दैट ऑब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, फोर्सेस वहां पे बैलेंस्ड होंगी। तो देखो ये R2 का लाइन ऑफ एक्शन यहां जा रहा था, R1 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा था, R3 का लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, एंड ऑल थ्री आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि द फोर्सेस, ऑल थ्री फोर्सेस आर बैलेंस। तो जैसे मैंने कहा, ये पॉइंट लिखा भाई है, मैंने कहा कि इफ ऑल दी लाइंस, अच्छा और भी होते 4 5 6 7 जितनी भी एक्ट कर रही हैं, अगर वो सब आपके पास जो है सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब फोर्सेस बैलेंस। अब अगर मैंने ये देखना था कि जनाब ये ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस पड़ी थी। पहली कंडीशन फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, कैसे देखूंगा, लाइन ऑफ एक्शंस बना के। टॉर्क बैलेंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो कैसे देखूंगा, किसी भी एक पॉइंट को पिवट कंसीडर किया एंड मल्टीपल जगहों से टॉर्क देखे बैलेंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द केस फ्रॉम द फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो हम देखते थे। वन अनदर कॉन्सेप्ट जो हम वन अनदर कॉन्सेप्ट जो हम फोर्सेस का देखते हैं, वो आज शायद पूरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जितना हम लोग कर सके वो यहाँ देखेंगे। दैट इज स्ट्रिंग मास सिस्टम, वो समझिएगा। सर प्रीवियस टॉपिक का क्या नाम था? सॉरी, प्रीवियस टॉपिक का क्या हेडिंग थी? लीनिंग लैडर। हम इसको लीनिंग लैडर के नाम से रेफर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है। ओके। चलो, तो अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग मास सिस्टम, और इसको कॉमन लफ्जों में हम लोग बोलते हैं पुली वाले केसेस। ठीक है ना, अगर बोले क्या है तो भैया पुली वाले केसेस हैं ये। टेक्निकली इट इज रेफर्ड एज स्ट्रिंग मास सिस्टम। ठीक है जी। आप अपनी याद दहानी के लिए जो एक पुली वाले केसेस, ये हम लोगों ने इसको एक देसी नाम दे रखा हुआ है। ठीक है। तो ये देसी वाला नाम है, सही है। चले जी, अब आगे देखते हैं पुली वाले केसेस हैं क्या। ये पुली वाले केसेस एज एन वी हैव
अ मास अटैच टू अ पुली एंड उसके ऊपर हम एक्ट होने वाली फोर्सेस एंड उसकी रिजल्टेंट फोर्सेस को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो ये है आपके पास पुली वाला केस। ठीक है, मैं इसको साइज एडजस्ट कर लूँ उसका बस। अच्छा देखें, व्हाट द केसेस आर। पहला केस हम यहाँ समझेंगे। देखें, आपके पास ऐसे केसेस के अंदर यूजली एग्जामिनर यूजेस एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, उसके साथ कुछ कुछ मास अटैच करेगा इन डिफरेंट सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास देयर इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली मतलब एज इन द पुली इज फ्री टू मूव ईदर वेज। ठीक है, outer surface is always high in friction so that the string does not slip over it, और the string is inextensible so that आपके पास weight या force लगने से ये string के अंदर deformation ना आ जाए, extension ना आ जाए। अच्छा, अब इस string के ऊपर हमने दो masses hang कर रखे हुए हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये masses एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाए और ये string as it is रहे, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वन ऑफ द मास ग्रेटर हो फ्रॉम द अदर, और वो जीत जाए, लीड कर जाए एंड वो सिस्टम को पूरा मूव करवा दे। अगर वो सिस्टम को मूव करवाता है तो हमने ये देखना होगा कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द सिस्टम मूव्स, with what acceleration does each object moves, what is the tension in the strings and what was the acceleration of each object। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि जनाब इसमें आपके पास फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। तो देखें, अनकंडीशनली अगर मैंने कहा हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दो मासेस m1 एंड m2 एक्ट मतलब हैंग हो रहे थे, तो अनकंडीशनली तो एक इसका वेट mg m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और एक इसका वेट m2g वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। नाउ अज्यूमिंग कि जब मैंने इसको रिलीज किया अपनी सिचुएशन से, तो अच्छा उसके अलावा क्या है, सिंस ये स्ट्रिंग है तो अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो लाजमी तौर पे इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स होगी। ठीक है, तो टेंशन एक्टिंग दिस साइड इस m1g की वजह से अपवर्ड, और m2g की वजह से m2g यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो टेंशन ऑन दिस साइड। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि सर ये दोनों साइड पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग होंगी? नहीं, दोनों साइड पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, आपके पास सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग एक है। अगर स्ट्रिंग दो हो जाती, बीच में से कहीं मैं नॉट वर्ड बांध देता, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स होती, दो अलग अलग टाइप की स्ट्रिंग होती, तो इन दैट केस मैं इसको क्या कहता, मैं बोलता जनाब ये आपके पास क्या है, टेंशन अलग अलग होगी, लेकिन अभी टेंशन की वैल्यू क्या है, सेम है। नाउ अज्यूमिंग दैट, गिव मी अ सेकंड, अज्यूमिंग दैट कि जैसे ही मैंने इस सिस्टम को रिलीज किया, द सिस्टम एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स, ये इसकी एक्सेलरेशन थी। अब डेफिनेटली जब ये m1 डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो m2 अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा। अब सिंस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दोनों अलग भी नहीं हो सकते। अच्छा, कॉमन सेंस की बात थी मेरा, खैर। अच्छा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहेगी। ठीक है, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये डाउनवर्ड आ रहा है उसी एक्सेलरेशन के साथ ये अपवर्ड आ रहा है, लेकिन दोनों की एक्सेलरेशन का कॉज क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि हमने करना ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स बनानी है। कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट सेकंड लॉ से स्टार्ट होता है। कि देखिए, सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि एवरी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू एन अनबैलेंस फोर्स। ये जो एफ था ये आपके पास एक अनबैलेंस या फिर रिजल्टेंट फोर्स था। ठीक है, या फिर रिजल्टेंट फोर्स था। तो हमने यहां पे निकालना है इस एफ की वैल्यू फॉर बोथ मासेस।
तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ M1 से। तो M1 के लिए अगर आपने स्टार्ट करना है तो देखिए, सबसे पहले M1 जा कहाँ रहा है? M1 जा रहा है डाउनवर्ड। अगर M1 डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब है लाजमी तौर पे उसका वेट, उसके मोशन का मेजर रिस्पॉन्सिबल फोर्स है यहाँ पे। तो M1G के बलबूते की नीचे जा रहा है, एंड M1G इज अपोज्ड बाय द टेंशन फोर्स T। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही, so this resultant force would be equal to its acceleration M1A। this is the equation for this object। अगर मैं बात करूं M2 की, कि M2 जो मूव कर रहा है उसकी रिजल्टेंट फोर्स की मूवमेंट क्या है आपके पास। तो M2 जा रहा है ऊपर, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है ऊपर जो है वो आपके पास टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है, एंड टेंशन फोर्स इज अपोज्ड बाय वेट इटसेल्फ। So the force responsible for the upward motion of M2 was tension, and the force opposing M2 was its weight M2G। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा M2A के बराबर। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास A और टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अब अगर मेरे पास डेटा हो तो मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल, डेटा किस टाइप का? मैंने कहा लेट्स से, अगर हमसे कहा जाता है कि M1 की वैल्यू थी 3 kg, M2 की वैल्यू थी 2 kg। अब हमें यहां से निकालना है इस सिस्टम की एक्सेलरेशन और इस सिस्टम पे, इस स्ट्रिंग के अंदर लगने वाली टेंशन फोर्स। ठीक है, तो मैं किस तरह निकालूंगा? मेरे पास दो इक्वेशन थी। तो M1 की इक्वेशन में लिखा 3 × जी मैं बाद में भी, बिल्कुल आखिर में भी, आखिरी लास्ट स्टेप के अंदर भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, -T इज इक्वल टू 3A। दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास T -2G इज इक्वल टू 2A। ठीक है, अब अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करूं, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो ऐड करने से होगा ये कि मेरे पास T एंड T कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर -T था, नीचे +T था, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 3G -2G इज इक्वल्स टू 5A। तो ये तो आपके पास बचा, दैट इज 3 - 2 इज G। तो मैंने कहा 9.81। 9.81। अब आप परेशान ना होना, अचानक कहाँ से आ गया, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। चलिए, G इज इक्वल टू 5A, G वॉज इक्वल टू 9.81। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम वॉज 9.81 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, मैंने लिखी एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 बाय 5, 1.96 आ रही है। मैं यूजली हम लोग आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस पे देते हैं, मैं इस वक्त आंसर अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे देना होता है, मैं 3 पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, मेरे सिस्टम की एक्सेलरेशन। अब मैं इसी वैल्यू को इस्तेमाल करके किसी भी एक इक्वेशन से क्या कर सकता हूँ, अपनी टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं इक्वेशन 2 की हेल्प से टेंशन निकाल रहा हूँ। इक्वेशन 2 कौन सी थी? मास 2 वाली इक्वेशन। उसको मैं लिख सकता हूं इस तरह कि जनाब T वॉज इक्वल्स टू 2A प्लस 2G। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस इस -2G को ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन लेके जा चुका हूं। तो मैंने कहा अब T आपके पास हो जाएगा 2A। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1.96 प्लस ट्वाइस ऑफ 9.81। ठीक है, 2 कॉमन लेकर भी किया जा सकता था, 2 कॉमन लेकर। तो मैंने कहा ट्वाइस ऑफ 1.96 प्लस 9.81, 23.5, 24 लिख देता हूँ उसको मैं। 24 Newton was the acceleration, oh sorry, tension system। so this is how हम अपने स्ट्रिंग मास सिस्टम को, या फिर इन
इन जनरल पुली वाले केसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द केसेस। हमारे पास मल्टीपल और केसेस हैं जो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2 to 3 मोर केसेस, थोड़ी बहुत सी प्रैक्टिस, एंड फिर वील मूव टुवर्ड्स फर्दर टाइप्स ऑफ कोर्सेज, विस्कस, ड्रैग एंड हमें अपथ्रस्ट पढ़ना है। ठीक है, बहुत मजेदार सीरीज है विस्कस, ड्रैग एंड अपथ्रस्ट। ठीक है।